इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान यानी कि सब्जेक्ट साइंस का पार्ट 5 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका के बारे में। इस पार्ट की 2 वीडियो होंगी, भाग 1 और भाग 2। ये भाग 1 है। इस भाग में हम पाठ के सभी विषय यानी कि कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे और उसे समझेंगे, और जो भाग 2 होगा उसमें हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो भाग 1, भाग 2 और साथ ही इस पाठ के एनसीईआरटी के हल और नोट्स, इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पाठ का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की मौलिक इकाई जो है उसे कहा जाता है कोशिका, क्योंकि सभी सजीव चीजें, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई सूक्ष्म जीव हो, सभी जो है वो कोशिका से ही बने होते हैं। तो इस कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, किस तरह से देखा, इसका नाम कोशिका या फिर इसे इंग्लिश में सेल कहते हैं, इसका नाम कैसे रखा गया, सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें दिया है 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली काट को खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी से देखा। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का मतलब होता है पेड़ की छाल, जो पेड़ के ऊपर छाल होती है उससे एक पतली सी काट ली, बिल्कुल पतली सी, और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा यानी कि माइक्रोस्कोप से। उनका माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह का था। तो जो ये कॉर्क थी इसकी काट को उन्होंने यहाँ पर रखा और यहाँ आंख से देखा तो वो कुछ इस प्रकार का दिखाई दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किस तरह का है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। तो ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी उन्हें संरचना दिखाई दी, जिसमें क्या थे, छोटे छोटे कोष्ठ थे। कोष्ठ यानी कि छोटे छोटे कमरे से थे, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं, जहां से मधुमक्खी निकलती है उनका घर होता है, उसी प्रकार से इसमें भी क्या थे, छोटे छोटे कोष्ठक थे। तो इन्हीं एक कोष्ठक, जो ये छोटा सा आपको एक कोष्ठक दिखाई दे रहा है, इसी को कहा गया कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल, और सेल का मतलब होता है एक छोटा कमरा। यहाँ पर भी ये क्या है, एक छोटा सा कमरा है, इसलिए इसका नाम रखा गया सेल, और हिंदी में इसका नाम रखा गया कोशिका। आगे है, सभी जीव कोशिकाओं से ही बने होते हैं, यह जीवन की मौलिक इकाई है। तो ये मैं बता चुका हूं ऊपर ही, जो भी जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, इन मनुष्य हो, जानवर हो या सूक्ष्म जीव हो, सभी सजीव चीजें सांस लेती हैं, जो बढ़ती हैं, अपने जैसों को ही जन्म देती हैं, ऐसी सभी चीजें जो हैं वो कोशिकाओं से ही बनी होती हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। जो ये कोशिका है इसका आकार कैसा होता है, अगर कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वो किस प्रकार की हमें दिखाई देगी, इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे पादप की कोशिकाएं। पादप क्या होता है, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। तो यहाँ पर हमें दिया है प्याज की झिल्ली। प्याज जो है वो क्या होता है, पौधों से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पादप। पादप की झिल्ली है यहाँ पर, इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे स्लाइड बनाकर तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। इसमें ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे से ब्लॉक दिखाई देंगे, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, ये आपस में जुड़े होंगे। इन ब्लॉक्स को ही कहा जाता है कोशिका। तो लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिलके एक प्याज का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं, यहाँ पर भी एक कोशिका है, यहाँ पर भी एक कोशिका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी कोशिकाओं के अंदर एक काला सा बिंदु है यहाँ पर बीच में, सभी कोशिकाओं में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। जो ये काला बिंदु होता है इसे कहा जाता है केंद्रक, इंग्लिश में इसे कहा जाएगा न्यूक्लियस। और जो ये आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, असल में ये खाली नहीं होती है, इसके अंदर होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव के अंदर कोशिका अंग होते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। वो डायग्राम हमारा लास्ट में आएगा, उसके बारे में भी देखेंगे हम, ठीक है। पादप की कोशिका में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर है पेड़ की पत्ती। अगर कोई पेड़ है उसकी पत्ती से बिल्कुल पतली सी परत निकाल के, झिल्ली निकाल के उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार की हमें दिखाई देगी। इसकी संरचना भी बिल्कुल क्या है, प्याज की झिल्ली की तरह ही है, बिल्कुल मिलती जुलती है। यहाँ पर ये क्या है, एक कोशिका है, इसी प्रकार से यहाँ पर एक कोशिका है, बहुत सारी कोशिकाएं इसी तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं। इसमें भी बीच में एक काला सा बिंदु है, ये बिंदु है, ये क्या है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और जो खाली जगह है वहां पर भरा हुआ है कोशिका द्रव्य। ये तो हो गई पादप की कोशिकाएं। अगले पेज पर देखते हैं जंतु कोशिकाएं किस तरह की दिखाई देती हैं। यहाँ पर दिया है जंतु में अनेक प्रकार की कोशिकाएं। जो जंतु होते हैं उसमें अलग अलग तरह की कई सारी कोशिकाएं होती हैं। तो ये जंतु क्या होता है, जंतु में मानव, हाथी, चींटी, मछली आदि, यानी कि आप भी आ गए और मैं भी आ गया। तो इसमें किस किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इसमें यहाँ पर सबसे पहले दिया है रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं यानी कि जो हमारा खून होता है वो इस प्रकार की कोशिकाएं द्वारा ही बना होता है। आगे है अस्थि कोशिका, जो हमारी हड्डियां होती हैं वो इस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा ही बनी है। आगे है पेशी कोशिका, जो हमारी पेशियां हैं, मसल्स हैं, वो इस तरह की कोशिकाओं से बनी हुई है।
इसके बाद है ये अंडाणु, जो कि मादा जनन कोशिका होती है, इस प्रकार की ये दिखाई देती है। आगे है वसा कोशिका। वसा यानी कि जो हमारे शरीर में चर्बी होती है, फैट होता है, वो इस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बना होता है। और ये है शुक्राणु, जो कि नर में जनन कोशिका होती है, तो ये इस प्रकार का होता है। और आखिरी में है तंत्रिका कोशिका, जिसका आकार कुछ इस तरह का होता है। जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका ही होती है। तो जो जंतु हैं, यानी कि आप हो गए, मैं हो गया, हम सभी जो हैं वो किस तरह की कोशिकाओं से बने हैं? इन्हीं कोशिकाओं से हम बने हुए हैं। कोशिकाओं का आकार और बनावट समझने के बाद आगे है जीवों का वर्गीकरण कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। जो जीव हैं, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, उनको बांटा गया है किस आधार पर? कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। यानी कि कुछ ऐसे जीव हैं जो सिर्फ एक कोशिका से ही बने हुए हैं, और कुछ ऐसे जीव हैं जो बहुत सारी लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें एक कोशिकीय जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। शुरू करते हैं एक कोशिकीय जीव से। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? यह जीव एक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका के सभी कार्य एक कोशिका द्वारा किए जाते हैं। इनकी आयु कम होती है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ये सिर्फ एक कोशिका, एक सेल यानी कि एक कोशिका से ही बने होते हैं। सारा काम जो है वो एक कोशिका ही करती है। और जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनकी आयु यानी कि उम्र जो है वो बिल्कुल कम होती है। अगर बात की जाए एक कोशिकीय जीव के उदाहरण की, तो इसमें आ जाएगा अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। ये सभी जो जीव हैं ये एक कोशिका से ही बने होते हैं। अब है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं? यह जीव एक से अधिक विभिन्न कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें कार्य का विभाजन होता है। अलग अलग कोशिका अलग अलग कार्य करती है और इनकी आयु अधिक होती है। जो बहुकोशिकीय जीव हैं ये एक से ज्यादा अलग अलग तरह की कोशिकाओं से बने होते हैं और इनमें कार्य जो है ना, अलग अलग प्रकार की कोशिका अलग अलग प्रकार का कार्य करती है। जैसे रक्त कोशिकाओं का कार्य अलग होता है, अस्थि कोशिका का कार्य अलग होता है। और जो बहुकोशिकीय जीव हैं इनकी आयु जो है वो अधिक यानी कि ज्यादा होती है। बात की जाए बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण की, तो मनुष्य, पेड़ पौधे, हाथी, चींटी, ये सारे उदाहरण हो जाएंगे बहुकोशिकीय जीव। आप और मैं भी क्या हैं? बहुकोशिकीय जीव ही हैं। अब हमारे सामने सवाल आता है कि कोशिका किससे बनी होती है, यानी कौन कौन सी चीजें जो है वो कोशिका का निर्माण करती हैं या फिर कोशिका को बनाती हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है कोशिका के तीन मुख्य घटक होते हैं। तीन मुख्य चीजें होती हैं जिनसे सभी कोशिकाएं बनी होती हैं, चाहे वो पादप कोशिका हो चाहे वो जंतु कोशिकाएं हो। तो ये तीन चीजें कौन सी हैं? तीनों यहाँ पर लिखी गई हैं आपके लिए। इसमें पहला है प्लेज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। दूसरा है केंद्रक, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। और तीसरा है कोशिका द्रव्य। अब ये तीनों चीजें कोशिका में कहाँ पर होती हैं? तो मान लीजिए हमारी ये एक कोशिका है। सबसे पहला वाला प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो है ये इसका बाहरी आवरण होता है। बाहरी जो दीवार होती है किसी भी कोशिका की, उसी को कहा जाता है प्लेज्मा झिल्ली। तो ये बाहरी जो दीवार है ये हो गई हमारी प्लेज्मा झिल्ली। दूसरा है केंद्रक। केंद्रक जो है कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच होता है, जो गहरा सा होता है। ठीक है, ये गहरा वाला जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है ये है यहाँ पर केंद्रक। और तीसरा है कोशिका द्रव्य। जो प्लाज्मा झिल्ली, जो ये प्लाज्मा झिल्ली है और जो ये केंद्रक है, इसके बीच में जो आपको ये खाली जगह दिखाई दे रही है ना, असल में ये खाली नहीं है, यहाँ पर भरा हुआ है कोशिका द्रव्य। और जो हमारा ये केंद्रक है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो इसमें आधा नय का उपयोग कर सकते हैं या फिर इसमें अंकी बिंदी लगा सकते हैं। अब ये कोशिका के तीन जो मुख्य घटक हैं इनको एक एक करके बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली से। कोशिका का पहला घटक होता है प्लाज्मा झिल्ली, जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं और प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये कोशिका का बाहरी आवरण होता है। तो इसके बारे में हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, इसको पढ़ लेते हैं बिल्कुल डिटेल में। इसमें सबसे पहला है, यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। कोई भी दो कोशिकाएं होती हैं, एक ये कोशिका मान लीजिए, एक ये कोशिका मान लीजिए, तो इन दोनों कोशिकाओं के बीच में क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली। इन दोनों कोशिकाओं को अलग करने वाली जो झिल्ली है, जो दीवार है, उसी को कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा बिंदु है, यह जंतु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में होती है। जो हमारी ये प्लाज्मा झिल्ली है ये जंतु यानी कि मानव या फिर जानवर जो हैं उनकी कोशिकाओं में भी होती है और पादप यानी कि पेड़ पौधों की कोशिकाओं में भी होती है। तीसरा है,
यह प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है। जो भी ये प्लाज्मा झिल्ली है ये किस चीज से बनी होती है? प्रोटीन से और लिपिड से। अब ये प्रोटीन और लिपिड इसके पास आता कहां से है? तो ये आता है अंतद्रव्य जालिका से। अंतद्रव्य जालिका क्या होती है ये आगे आएगा, उसमें पढ़ेंगे। चौथा है यह वर्णात्मक परागम्य होती है। यह कुछ पदार्थों को ही कोशिका के अंदर व बाहर जाने देती है। वर्णात्मक परागम्य का मतलब होगा इसमें छोटे छोटे जो है छेद होते हैं जो कुछ चीजों को अंदर से बाहर आने दे सकती हैं और कुछ चीजों को ही बाहर से अंदर जाने दे सकती हैं। जैसे गैसें हैं, ऑक्सीजन जो है वो अंदर से बाहर आ सकती है या फिर बाहर से अंदर जा सकती है। अब किस स्थिति में वो अंदर जाएगी या किस स्थिति में वो बाहर आएगी ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। पांचवा बिंदु दिया है हमें, यह लचीली होती है। लचीली यानी कि इसे मोड़ा भी जा सकता है, ये बहुत सॉफ्ट होती है। प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक परागम्य होती है, यानी कि कुछ चीजें जो है बाहर से अंदर जा सकती हैं इसके पार और कुछ अंदर से बाहर आ सकती हैं। तो कौन कौन सी चीजें किस विधि द्वारा इसके अंदर या बाहर जा सकती हैं ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है प्लाज्मा झिल्ली से पदार्थों का संचार या फिर कह सकते हैं हम आवागमन। आवागमन यानी कि अंदर से बाहर जाना है, इसको पार करके। तो प्लाज्मा झिल्ली से पदार्थ जो हैं वो दो प्रक्रियाओं द्वारा, दो विधियों द्वारा अंदर या बाहर जा सकते हैं। दो विधियां कौन कौन सी हैं? इसमें पहला है विसरण और दूसरा है परासरण। तो सबसे पहले विसरण को समझ लेते हैं। इस प्रक्रिया के तहत पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। विसरण क्या होता है? इसमें पदार्थ जो है वो उच्च सांद्रता, उच्च यानी कि ज्यादा सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ जाता है। तो आगे हमें दिया है ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड विसरण प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका झिल्ली के आर पार जाती हैं। विसरण प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस कोशिका के अंदर भी जा सकती हैं और बाहर भी आ सकती हैं। बाहर कब आएंगी? जब अंदर की सांद्रता अधिक होगी। और अंदर कब जाएंगी? जब बाहर की सांद्रता अधिक होगी। अब सांद्रता क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि पार्ट 2 में आपको पढ़ाया गया है सांद्रता क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। दूसरी विधि है परासरण। परासरण क्या होता है? इस प्रक्रिया के तहत द्रव पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। बिल्कुल विसरण की तरह ही है ये परासरण। विसरण में क्या होता है? गैसें जो हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती हैं और परासरण में जो है वो द्रव पदार्थ, द्रव यानी कि कोई तरल पदार्थ जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। आगे दिया है जल परासरण प्रक्रिया द्वारा ही कोशिका झिल्ली के आर पार जाता है। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल जो है इसके अंदर भी जा सकता है और इसके बाहर भी आ सकता है। अगर अंदर की सांद्रता ज्यादा होगी तो जल बाहर आएगा और बाहर की सांद्रता ज्यादा होगी तो जल अंदर जाएगा। अब जो जल का संचार होता है यानी कि आवागमन होता है, अंदर जाना या बाहर आना, तो ये कब होगा? और जल अंदर जाएगा तो वो कौन सा विलयन होगा? जल बाहर जाएगा तो वो कौन सा विलयन होगा? इसको समझ लेते हैं आगे वाले पेज पर। मान लीजिए हमारे पास ये एक बीकर है, इसके अंदर हमने एक जलीय विलयन लिया। जलीय विलयन के अंदर हमने एक कोशिका को डाल दिया। अब ये जो जल है ये कोशिका के अंदर जाएगा या कोशिका से बाहर आएगा? और अगर जल अंदर जाएगा या जल कोशिका से बाहर आएगा तो कोशिका के आकार पर क्या फर्क पड़ेगा? जो ये विलयन है इसमें से जल अंदर जाएगा तो इस विलयन को क्या नाम दिया जाएगा? और जो जल है अगर कोशिका से बाहर आएगा तो उस विलयन को क्या नाम दिया जाएगा? इन सब चीजों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर है सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार। जो ये विलयन लिया है हमने, इसमें इसकी सांद्रता के अनुसार विलयन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अति परासरण दाबी विलयन, दूसरा है समपरासारी विलयन और तीसरा है अल्प परासरण दाबी विलयन। तो इन तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। अति परासरण दाबी विलयन, इस विलयन में क्या होता है? कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से अधिक है तो कोशिका के अंदर से जल निकल जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। ये एक कोशिका है, इसमें क्या होता है? कोशिका के अंदर की सांद्रता जो है वो ज्यादा होती है, यानी कि कोशिका के अंदर अधिक मात्रा में जल है और बाहर जो है सांद्रता जल की कम है। अगर अंदर ज्यादा है तो अंदर से जो जल है वो बाहर की तरफ निकलेगा और इस स्थिति में जल अगर कोशिका से बाहर निकलेगा तो इसका आकार जो है वो छोटा हो जाएगा या फिर हम कह सकते हैं कोशिका जो है वो
सिकुड़ जाती है। तो किसी विलयन में हम कोशिका को डालें और कोशिका से जल बाहर निकल जाए या फिर कोशिका का आकार छोटा हो जाए तो उस विलयन को कहेंगे हम अति परासरण दाबी विलयन। इसी प्रकार से दूसरा है समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन क्या होता है? जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान हो तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता। कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर जल की सांद्रता जो है वो समान है, यानी कि बराबर है, तो जल अंदर तो जाएगा, जितना जल अंदर जाएगा उतना ही जल जो है बाहर आ जाएगा, क्योंकि सांद्रता क्या है? बराबर है। तो जो कोशिका का आकार है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, आकार बिल्कुल ऐसा का ऐसा रहेगा। इसमें तीसरा है अल्प परासरण दाबी विलयन। इस स्थिति में क्या होता है? जब कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर के विलयन की सांद्रता से कम होती है तो कोशिका के अंदर पानी जाता है और कोशिका फूल जाती है। इसमें कोशिका के अंदर की सांद्रता कम होती है और कोशिका के बाहर की सांद्रता ज्यादा होती है। बाहर ज्यादा सांद्रता होने के कारण जो जल है वो क्या होगा? अंदर की तरफ जाएगा, ज्यादा मात्रा में जल अंदर जाएगा। और जल अगर कोशिका के अंदर जाएगा तो कोशिका का आकार जो है वो बढ़ेगा, कोशिका जो है वो क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। और कई बार तो ऐसा होता है जल इतनी अधिक मात्रा में अंदर चला जाता है कोशिका झिल्ली जो है वो फट जाती है। पीछे वाले पेज पर जो हमने सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार पढ़े थे उनको थोड़ा सा और अच्छी तरह से बता देता हूँ, हो सकता है किसी को समझ में नहीं आए हैं, तो बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ। हमने यहाँ पर क्या किया है? 3 बीकर लिए हैं, ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें हमने यहाँ पर तीनों में एक एक कोशिका को डाला है। पहले वाले में क्या है? कोशिका के अंदर जो आपको ये बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये क्या दर्शाते हैं? जल की सांद्रता। इसी प्रकार से ये बीकर जो है इसमें भी यहाँ पर ये बिंदु दर्शा रहे हैं जल की सांद्रता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोशिका के अंदर जो है ज्यादा पास पास में बिंदु है, यानी कि जल की सांद्रता अधिक है, और बीकर में जल की सांद्रता कम है। तो इस स्थिति में क्या होगा? जल जो है कोशिका से बाहर निकलेगा, और अगर कोशिका से बाहर निकलेगा तो कोशिका सिकुड़ेगी, और सिकुड़ेगी तो उस विलयन को क्या कहेंगे? अति परासरण दाबी विलयन। इसी प्रकार से दूसरा वाला ये बीकर है, इसमें आप देख सकते हैं जितने बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पर है उतनी ही कुछ यहाँ पर बीकर में भी है। इस स्थिति में जल बाहर तो निकलेगा लेकिन वापस बीकर से जल अंदर भी आ जाएगा कोशिका में। तो इस प्रकार के विलयन को कहा जाता है समपरासारी विलयन। इस विलयन में कोशिका का आकार परिवर्तित नहीं होता है, ऐसा का ऐसा रहता है। और तीसरे बीकर में आप देख सकते हैं जो कोशिका है इसके अंदर जल की सांद्रता कम है और बाहर जल की सांद्रता ज्यादा है, तो जल जो है वो चारों तरफ से इसके अंदर जाएगा, और जल अगर अंदर गया तो कोशिका क्या होगी? फूल जाएगी, और हो सकता है कोशिका फट भी जाए। इस प्रकार के विलयन को कहा जाएगा अल्प परासरण दाबी विलयन। अब यहाँ पर सवाल आता है जल की सांद्रता कम या ज्यादा कैसे की जा सकती है? जल की सांद्रता जो है उसमें नमक घोलकर कम की जा सकती है। अगर अधिक मात्रा में नमक या चीनी हम उसमें घोल देंगे तो जल की सांद्रता कम हो जाएगी। ये जो क्रियाकलाप हमने यहाँ पर किया है 3 बीकर वाला, ये आप घर पर भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कोशिका बीकर की जगह आप गिलास ले सकते हैं, और सांद्रता को प्रभावित मैंने बता दिया कैसे कर सकते हैं, नमक या उसमें चीनी डालकर जल में। और कोशिका की जगह आप एक किशमिश ले सकते हैं या फिर एक अंडा ले सकते हैं। अब प्लाज्मा झिल्ली से ही संबंधित एक और विषय आता है जो है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है? बिल्कुल आसान तरीके से समझा देता हूं पहले, उसके बाद ये सभी बिंदु हम पढ़ेंगे। हमने पीछे इस तरह की कोशिका बनाई थी उदाहरण के तौर पर, तो ये बाहर वाली जो है ये क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक और झिल्ली होती है इस प्रकार से, जैसे ये मैं बना रहा हूं, ये प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की तरफ एक और झिल्ली है। इसी बाहर वाली झिल्ली को कहा जाता है कोशिका भित्ति। अब पढ़ते हैं इन सभी बिंदुओं को। तो इसमें सबसे पहला दिया है, यह पादप कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। जो कोशिका भित्ति है ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही होती है, और पादप कोशिका की सबसे बाहर वाली झिल्ली को कहा जाता है प्लाज्मा झिल्ली के भी बाहर की ओर होती है ये कोशिका भित्ति। दूसरा बिंदु है, यह जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया था ये सिर्फ पादप में ही होती है, जंतु कोशिकाओं में ये उपस्थित नहीं होती है, सिर्फ पादप में, पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी कोशिकाओं में ही होती है। तीसरा है, यह सख्त मोटी सैरंध्र मृत संरचना होती है। ये जो बाहरी कोशिका भित्ति है ये बहुत सख्त होती है, मोटी होती है, सैरंध्र यानी कि इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और ये मृत संरचना यानी कि मरी हुई संरचना होती है। आगे है, यह सेलुलोज से बनी होती है। जो कोशिका भित्ति है ये वाली भित्ति जो है इसका निर्माण किससे होता है? सेलुलोज से। आगे है,
दो कोशिका भित्तियों के बीच मध्य भित्ति होती है। इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारी ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है और ये एक कोशिका है। जो यहाँ पर आपको ब्राउन दिख रही है ना, ब्राउन यानी कि भूरा रंग जो आपको दिख रहा है चारों तरफ, ये है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर क्या है, ये हरे रंग की जो लाइन आपको दिख रही है, ये है कोशिका भित्ति। और आप देखेंगे कि इस वाली कोशिका और इस वाली कोशिका, जो कोशिका भित्ति हैं, उनके बीच में यहाँ पर एक लाल से रंग की या फिर ऑरेंज से कलर की एक अलग से संरचना है। इन दोनों भित्तियों के बीच में क्या है, एक मध्य भित्ति होती है। कि ये ऑरेंज वाली जो है, ये सभी कोशिका भित्तियों के बीच में होती है, जिसे मध्य भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति के साथ ही प्लाज्मा झिल्ली के सभी विषय हो जाते हैं कंप्लीट। अगले पेज से पढ़ेंगे कोशिका का दूसरा घटक यानी कि केंद्रक के बारे में। कोशिका का दूसरा मुख्य घटक होता है केंद्रक, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस भी कहा जाता है। और केंद्रक को कोशिका का हेडक्वार्टर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये हमें पहले बिंदु में ही दिया गया है, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार केंद्रक को। आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक कोशिका है। हर एक कोशिका में एक गहरा सा बिंदु है, यही है हमारा हर कोशिका का केंद्रक। ये केंद्रक हमें तब ही दिखाई देगा जब हम स्लाइड बनाते समय, किसी भी चीज की स्लाइड बनाते समय, चाहे वो प्याज की झिल्ली की हो, चाहे वो मानव जो गाल है उसके कोशिकाओं की हो, उसमें सैफरनीन या फिर आयोडीन का विलयन डालेंगे। ये जो सैफरनीन और आयोडीन है, ये नीले रंग का होता है। इन्हीं के कारण जो है हमें केंद्रक जो है वो साफ साफ दिखाई दे पाता है। अगर हम ये ना डालेंगे तो केंद्रक जो है वो रंगहीन होगा बिल्कुल। केंद्रक को हेडक्वार्टर क्यों कहा जाता है? यह कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कोशिका में कोई भी काम होता है, क्रिया होती है, कोई भी कार्य होता है, वो सभी कार्य जो है वो किसकी निगरानी में होता है? केंद्रक की निगरानी में। इसलिए इसे कोशिका का हेडक्वार्टर भी कहा जाता है। आगे है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अस्पष्ट केंद्रक होता है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनमें बिल्कुल साफ साफ केंद्रक हम देख सकते हैं। ये वाली जो कोशिकाएं हैं, प्याज की झिल्ली वाली, ये कौन सी है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ हमें केंद्रक दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, उसमें अस्पष्ट केंद्रक होता है। ये हम पढ़ेंगे आगे वाले पेज पर, जिसमें हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये क्या होती हैं, इनको भी बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे। आगे है, इसके चारों ओर दोहरी केंद्रक झिल्ली और अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। जो हमारे ये केंद्रक होता है, इसके चारों ओर एक दोहरी यानी कि डबल लेयर वाली केंद्रक झिल्ली होती है, जिसे न्यूक्लियर झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, इस झिल्ली को केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं या फिर न्यूक्लियर झिल्ली भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, इसी प्रकार से केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य। आगे है, केंद्रक द्रव्य में केंद्रकाएं और क्रोमेटिन होती हैं। जो केंद्र के अंदर द्रव्य होता है, उस द्रव्य के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो होता है केंद्रकाएं और एक होता है क्रोमेटिन। जो ये क्रोमेटिन होता है, इसके अंदर धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, और इन धागे जैसी संरचनाओं के अंदर ही होता है डीएनए, जो हमें अगले बिंदु में दिया गया है। इसे पढ़ लेते हैं। क्रोमेटिन, जिसे क्रोमोसोम भी कहते हैं, डीएनए से बने होते हैं। इनमें अनुवांशिक गुण होते हैं। जो ये क्रोमेटिन धागे जैसी संरचनाएं होती हैं केंद्रक द्रव्य में, इनमें डीएनए होता है। अब आपको ये बताना है मुझे, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट करके बताओ नीचे। अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो भाग 2 में मैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। जो डीएनए होता है, इसमें अनुवांशिक गुण होते हैं। अनुवांशिक गुण कौन से होते हैं? जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को मिलते हैं। जैसे आपके माता पिता से आपको कुछ गुण मिले हैं जो आपके माता पिता से मिलते जुलते ही हैं, तो ऐसे गुणों को कहा जाता है अनुवांशिक गुण। किसी कोशिका के अंदर केंद्रक स्पष्ट है या अस्पष्ट है, इस आधार पर भी कोशिका से 2 भागों में बांटा गया है केंद्रक के आधार पर। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में देखते हैं। ये कोशिकाएं आकार में बहुत छोटी होती हैं। कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता, अर्थात केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनका आकार बहुत छोटा होता है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस जो होता है, उसके बाहर न्यूक्लियर झिल्ली या फिर केंद्रक झिल्ली नहीं होती। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो केंद्रक है उसमें अनुपस्थित होता है, उसकी कोई सही पोजीशन नहीं होती। और इसका उदाहरण हो जाएगा बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया का डायग्राम देखेंगे, जो पार्ट 2 में मैं एक क्वेश्चन रखूंगा जिसमें बैक्टीरिया का डायग्राम दिखा सकूं आपको।
दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं यूकारियोटिक कोशिकाएं। ये कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होता है, अर्थात केंद्र उपस्थित होता है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनका आकार बड़ा होता है और जो इसका केंद्रक होता है उसके बाहर न्यूक्लियर झिल्ली या फिर कहें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। केंद्रक हमें बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं केंद्रक जो है उसमें उपस्थित होता है। अगर बात की जाए यूकारियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण के बारे में तो इसके उदाहरण हो जाएंगे अमीबा, पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं। अब है कोशिका का तीसरा मुख्य घटक यानी कि कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो कोशिका द्रव्य होता है ये दो चीजों से बना होता है, एक तो सिस्टोल और दूसरा है कोशिका अंगक। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं? सबसे पहले सिस्टोल को पढ़ लेते हैं। यह जलीय द्रव होता है, इनमें अनेक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। सिस्टोल जो है ये बिल्कुल जल की तरह होता है और इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। और दूसरा है इसमें कोशिका अंगक। कोशिका अंगक क्या होते हैं? यह कोशिका के अंग होते हैं जो कोशिका के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं, लीवर होता है, किडनी होता है, हार्ट होता है, इसी प्रकार से कोशिका के भी अंग होते हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंग हमारे शरीर के लिए कार्य करते हैं अलग अलग, उसी प्रकार से कोशिका अंगक भी जो है वो कोशिका के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। तो कौन कौन से कोशिका अंगक होते हैं कोशिका द्रव्य में? तो कुल 6 होते हैं जो यहाँ पर आपके लिए लिखे गए हैं। इसमें पहला है अंतद्रव्यी जालिका, दूसरा है गोल्जी उपकरण, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा है प्लास्टिड और छठा है रसधानियां। अब जो ये 6 कोशिका अंगक हैं इनको एक एक करके बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कोशिका में देख लेते हैं कि ये अंतद्रव्यी जालिका या गोल्जी उपकरण, ये जो भी कोशिका अंगक हैं ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं किसी भी कोशिका के अंदर। पहले देखते हैं पादप कोशिका के अंदर ये अंगक कहाँ पर होते हैं। जो भी कोशिका के अंगक होते हैं वो कोशिका में कहाँ पर उपस्थित होते हैं, किस किस तरह का उनका आकार होता है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पादप कोशिका में। यहाँ पर हमें ये जो दिया गया है ये क्या है? एक पादप कोशिका है। अब आप कहेंगे कि प्याज जो है वो भी क्या है? एक पादप है और उसकी कोशिकाएं तो इस तरह की हैं। ये दोनों अलग कैसे हैं? ये जो प्याज की झिल्ली की हमने संरचना देखी, ये देखी है हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, जिसकी क्षमता कम होती है। और जो ये है यहाँ पर पादप कोशिका, इसको देखा गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, जिसकी क्षमता अधिक होती है। इसलिए इसका आकार हमें बड़ा दिखाई दे रहा है और इसमें सभी जो अंगक हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। पादप कोशिका, इसके अंदर यहाँ पर ये है केंद्रक, ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया हमारा केंद्रक। केंद्रक के बाहर की जो परत है, बाहर की जो झिल्ली है वो क्या है? केंद्रीय झिल्ली। केंद्रीय झिल्ली हो गई ये वाली जो बिल्कुल केंद्रक के बाहर की ओर है। केंद्रक के पास में आपको इस तरह की ये संरचना दिखाई दे रही होगी, इस तरह की बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर पट्टी सी लगी हुई है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर ये गोल्जी उपकरण। उसके बाद जो कोशिका है इसका बाहरी आवरण जो है वो है प्लाज्मा झिल्ली, और प्लाज्मा झिल्ली से भी बाहर की ओर एक और झिल्ली होती है जिसे कोशिका भित्ति भी कहा जाता है, जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको रोड की तरह एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, संरचना दिखाई दे रही है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें कई जगह पर है, यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है? एक प्लास्टिड है। प्लास्टिड भी जो है कोशिका में कई जगह पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। प्लास्टिड के बाद यहाँ पर आपको एक छोटी सी गोली सी दिखाई दे रही होगी, जो ये छोटी सी गेंद की तरह है, ये क्या है? एक लाइसोसोम है। जो केंद्रक है इसके पास में कुछ इस तरह की संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, इस तरह की। ये क्या है? अंतद्रव्यी जालिका। ये दो तरह की होती है, एक तो खुरदरी अंतद्रव्यी जालिका और एक होती है चिकनी अंतद्रव्यी जालिका। खुरदरी अंतद्रव्य जालिका वो है जिसपे राइबोसोम्स चिपके होते हैं। तो ये न्यूक्लियस के पास वाली ये वाली जो अंतद्रव्य जालिका है ये क्या है? खुरदरी अंतद्रव्य जालिका। जो न्यूक्लियस से दूर होती है ये है चिकनी अंतद्रव्य जालिका। तो हमने पादप कोशिकाओं में सभी अंगकों को देखा, किस प्रकार से इनका आकार है और कहाँ पर होते हैं। एक रह गया, जो ये बीच में खाली जगह दिखाई दे रही है ना आपको, ये है रसधानियां, जो बिल्कुल बीच में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पादप कोशिकाओं में रसधानियां बड़ी होती हैं। तो पादप कोशिकाओं में हमने सभी अंगकों को देख लिया। बिल्कुल इसी तरह से अगले पेज पर जंतु कोशिकाओं में भी देख लेते हैं कौन से अंगक कहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये है यहाँ पर जंतु कोशिका, इसे भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है।
तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर है ये जो बॉल जैसी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये है लाइसोसोम। बिल्कुल बाहर वाली जो झिल्ली होती है वो होती है प्लाज्मा झिल्ली। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की संरचनाएं जो आपने पीछे वाले पादप कोशिकाओं में भी देखी थी। ये यहाँ पर ये है यहाँ पर गोल्जी उपकरण, और बिल्कुल इसके बीच में यहाँ पर ये जो बैंगनी से रंग का आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, केंद्रक। और केंद्रक के चारों ओर जो है वो क्या है, केंद्रीय झिल्ली है। ये बाहर की ओर, केंद्र के बाहर की ओर केंद्रीय झिल्ली, जिसे न्यूक्लियर झिल्ली भी कहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर भी क्या है, एक से ज्यादा है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद न्यूक्लियस के चारों ओर आप देख सकते हैं अंतद्रव्यी जालिका, जिस पर राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, वो है हमारी ये खुरदरी अंतद्रव्यी जालिका। और कुछ ऐसे हैं जिन पर कुछ भी चिपका नहीं हुआ है, जैसे ये है, तो ये हो जाएगी चिकनी अंतद्रव्यी जालिका। अब जंतु कोशिकाओं में यहाँ पर रसधानियां नहीं दिखती क्योंकि वो बहुत छोटी होती हैं आकार में। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में हमने सभी अंगकों को देखा। अब सभी अंगक, कोशिका अंगक जो हैं, उनको एक एक करके बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे आगे वाले पेज से। तो कोशिका के अंगक में सबसे पहला है अंतद्रव्यी जालिका। इसको शॉर्ट में ER भी कहा जाता है। ER इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंतद्रव्यी जालिका को इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। E से एंडोप्लाज्मिक और R से रेटिकुलम, शॉर्ट में हम अंतद्रव्यी जालिका को ER लिख सकते हैं। अंतद्रव्यी जालिका यानी कि ER क्या होता है? यह झिल्ली युक्त नालिकाओं तथा शीट का एक विशाल तंत्र होता है। यह झिल्ली से बना होता है। नालिकाओं यानी कि इसमें कुछ जगह होती है जिसमें कुछ पदार्थ जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसका ये एक बहुत बड़ा सा तंत्र होता है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये है यहाँ पर लाल रंग का जो है केंद्रक। केंद्रक के बाहर जो ये नीले रंग की है, ये है केंद्रक झिल्ली। और केंद्रक झिल्ली के बिल्कुल पास में आपको इस तरह की संरचना दिखाई देगी। ये जो संरचना है यही क्या है, हमारी अंतद्रव्यी जालिका। ये पीले रंग में जो है अंतद्रव्यी जालिका दो तरह की होती है। पहला चिकनी अंतद्रव्यी जालिका, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SER कहते हैं, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी होती है खुरदरी अंतद्रव्यी जालिका, जिसे इंग्लिश में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा RER। चिकनी अंतद्रव्यी जालिका के बारे में देख लेते हैं। ये झिल्ली व नालिकाओं से बनी होती है। ये लिपिड बनाने में मदद करती है और इसमें राइबोसोम्स कम होते हैं। जो चिकनी अंतद्रव्यी जालिका यानी कि SER होती है, इसमें क्या होता है, झिल्ली और नालिकाओं, ये इन दोनों चीजों से बनी होती है। चिकनी अंतद्रव्यी जालिका जो है लिपिड बनाने में मदद करती है। लिपिड एक तरह से भोजन होता है कोशिका के लिए, तो ये क्या करती है, लिपिड यानी कि भोजन बनाने में मदद करती है। और जो चिकनी अंतद्रव्यी जालिका होती है, इसमें राइबोसोम्स जो है वो कम होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा आपको। बिल्कुल इसी तरह से खुरदरी अंतद्रव्यी जालिका क्या होती है, ये सिस्टर्नी व नलिकाओं से बनी होती है। सिस्टर्नी वो होता है जिसमें बिल्कुल बारीक बारीक छेद होते हैं। तो बिल्कुल बारीक बारीक छेद होते हैं और इसमें भी नालिकाएं होती हैं जिनमें कोई भी पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। खुरदरी अंतद्रव्यी जालिका जो होती हैं वो प्रोटीन बनाने में सहायता करती हैं। जो खुरदरी अंतद्रव्यी जालिका है, इसमें राइबोसोम्स जो है बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। अब राइबोसोम्स आप कैसे देख सकते हैं, देखो ये जो जालिका है, अंतद्रव्यी जालिका है, इसके ऊपर आपको पीले पीले से गोल गोल बिंदु से आपको दिखाई दे रहे होंगे, यही है इसमें राइबोसोम्स। तो ये वाली कौन सी जालिका हो जाएगी, खुरदरी अंतद्रव्यी जालिका, क्योंकि इस पे बहुत सारे राइबोसोम्स हैं। अंतद्रव्यी जालिका को समझने के बाद अब है अंतद्रव्यी जालिका के कार्य। इसमें सबसे पहला है, यह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के बीच परिवहन का कार्य करती है। कोई भी पदार्थ कोशिका द्रव्य से अगर केंद्रक में जाना हो या केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आना हो, तो उसे पहुंचाने का कार्य कौन करता है, अंतद्रव्यी जालिका। दूसरा है, यह जैव रसायन क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराती है। कोशिका के अंदर बहुत सी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो ज्यादातर रासायनिक क्रियाएं जो हैं उनको स्थान कौन उपलब्ध कराता है, अंतद्रव्यी जालिका। यानी कि ज्यादातर रासायनिक क्रियाएं जो हैं वो किसके अंदर होती हैं, अंतद्रव्यी जालिका के अंदर ही होती हैं। आगे है, यह वसा स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल के पाचन में मदद करती है। जो भी कोशिका के अंदर वसा यानी कि फैट, स्टेरॉइड या कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हानिकारक चीजें होती हैं, तो इन तीनों चीजों का पाचन करने में मदद करती है। पाचन यानी कि इन तीनों चीजों को ये खत्म कर देती है। इसके बाद है,
यह कोशिका में विष तथा दवा को खत्म करने में मदद करती है। कोशिका में किसी भी तरह का विष यानी कि जहर जो होता है या फिर कोई हानिकारक दवा है तो उसे भी खत्म करने का काम होता है अंतद्रव्य जालिका का। अब यहाँ पर हमें 2 लाइनें और दी गई हैं, इन्हें और समझ लेते हैं। कुछ प्रोटीन तथा लिपिड से कोशिका झिल्ली का निर्माण किया जाता है। इस निर्माण प्रक्रिया को बायोजेनाइसिस कहा जाता है। जो अंतद्रव्य जालिका है इसमें जो प्रोटीन बनते हैं, कुछ प्रोटीन और लिपिड को जो है वो कोशिका झिल्ली यानी कि बिल्कुल सेल कोशिका के बाहर की ओर भेजा जाता है, जिससे कोशिका झिल्ली बनती है। और इस कोशिका झिल्ली बनने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है बायोजेनाइसिस। कोशिका का दूसरा अंगक है गोल्जी उपकरण। ये क्या होता है? यह पतली झिल्ली युक्त पुटिकाओं का समूह है। पुटिकाएं एक दूसरे के ऊपर समांतर होती हैं, जिसे कुंडिका कहते हैं। गोल्जी उपकरण कुछ इस तरह का होता है। इसमें जो आपको ये लाइन सी दिख रही है ना, इस तरह से आपको लाइन सी दिख रही है, ये क्या है? इसमें पुटिकाएं हैं। पुटिकाओं के बाहर एक झिल्ली है, पतली सी झिल्ली वाली, इसमें पुटिकाएं हैं। और ये पुटिकाएं जो हैं आपस में एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं समांतर हैं। और इन्हीं समांतर पुटिकाओं को कुंडिका कहा जाता है। और ये कुंडिकाएं मिलके गोल्जी उपकरण का निर्माण करती हैं। इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, गोल्जी उपकरण, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया है। अब है कार्य, यानी कि गोल्जी उपकरण के क्या क्या कार्य होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर हिंदी में कहें तो अंतद्रव्य जालिका। अंतद्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ को यह पैक करते हैं। जो ER यानी कि अंतद्रव्य जालिका में प्रोटीन या फिर लिपिड का निर्माण होता है, वो लिपिड या फिर प्रोटीन को भेज देते हैं गोल्जी उपकरण में। गोल्जी उपकरण का काम क्या होता है? जो भी इसके पास भेजा गया है अंतद्रव्य जालिका से, उसको ये पैक कर देती है। पैक करने के बाद उस लिपिड या फिर प्रोटीन को कोशिका के अलग अलग अंगों तक भेजती है, जहां पर जितनी जरूरत होती है उस हिसाब से सभी जगहों पर कोशिकाओं में ये भेज देती है। आगे है लाइसोसोम का निर्माण। गोल्जी उपकरण जो है ये लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। अब लाइसोसोम क्या होता है ये आगे आएगा, वहां पर इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना ही याद रखें कि गोल्जी उपकरण जो है वो लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। उसके बाद है यह पदार्थ को पुटिकाओं में संचित तथा रूपांतरित भी करते हैं। जो भी पदार्थ गोल्जी उपकरण के पास आता है उस पदार्थ को ये इन पुटिकाओं में संचित यानी कि स्टोर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और उनको रूपांतरित भी कर सकते हैं। कोशिका का तीसरा अंगक है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम क्या होते हैं? गोल्जी उपकरण द्वारा इसका निर्माण होता है। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। आपको पीछे वाले पेज पर ही बताया गया था लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी उपकरण। जो लाइसोसोम होते हैं इसमें बहुत पावरफुल, शक्तिशाली यानी कि पावरफुल पाचनकारी एंजाइम होते हैं, जो किसी के भी संपर्क में आते ही उसको पचा लेते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अब देखते हैं लाइसोसोम के कार्य। तो लाइसोसोम का पहला और मुख्य कार्य क्या होता है? ये कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका में कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ है, कचरा है किसी भी तरह का, चाहे वो अंगक का कोई पुराना हिस्सा हो, उन सबको साफ करने का काम जो है वो लाइसोसोम का होता है। आगे दिया है ये कोशिका अंगक के टूटे फूटे भागों को पाचित करते हैं। कोशिका में जो भी अंगक होते हैं उसके पुराने वाले जो हिस्से, टूटे फूटे हिस्से जो होते हैं, उनको पाचित करते हैं या फिर उनको कोशिका से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद है कोशिका को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों का पाचन भी करते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ है जो कोशिका को नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वो बाहर से आने वाला पदार्थ हो या कोशिका के अंदर ही कोई ऐसा पदार्थ हो, उन सभी पदार्थों का पाचन यानी कि खात्मा कर देता है लाइसोसोम। खात्मा क्यों कर पाता है ये? क्योंकि इसमें बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। अब लाइसोसोम से संबंधित ही आपके लिए एक प्रश्न है। मैंने शुरू में कहा था लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, तो आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न लिखा गया है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? ये आप कमेंट करके नीचे बताएं। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो पार्ट 2 में इसका उत्तर मैं आपको दूंगा। कोशिका का चौथा अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है और कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका को सभी तरह की ऊर्जा प्रदान करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें यहाँ पर दिया है,
ये केवल यूकारियोटिक कोशिकाओं में ही उपस्थित होते हैं। यह दोहरी झिल्ली से बना होता है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली वलित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिर्फ यूकारियोटिक कोशिकाओं में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्लियां होती हैं। बाहर वाली झिल्ली जो है वो छिद्रित होती है, यानी कि इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और जो भीतर वाली झिल्ली, अंदर वाली झिल्ली होती है वो वलित यानी कि फोल्ड होती है, कुछ तह सी लगी होती है, कुछ इस तरह से। ये जो संरचना मैंने बनाई है ये क्या है, वलित है। कुछ इसी प्रकार से अंदर वाली इसकी झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। जो लाल वाली आपको यहाँ पर ये दिख रहा है चारों तरफ, ये है इसकी बाहरी झिल्ली। इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ गहरे गहरे से बिंदु लगे हुए हैं। ये है इसमें बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र यानी कि छेद। उसके बाद है ये अंदर वाली भीतरी झिल्ली, जो है किस तरह की है, सफेद से रंग की नहीं है, कुछ इस तरह से है, फोल्ड है आपस में। इस झिल्ली को कहा जाता है भीतरी झिल्ली। भीतरी झिल्ली के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की संरचना दिखाई दे रही होगी। ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए। और जो आपको ये पीला सा बिंदु दिखाई दे रहा है ये है इसका खुद का राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को किसी भी तरह की ऊर्जा की आवश्यकता या फिर किसी भी तरह के प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है बाहर से। ये सभी तरह का निर्माण जो है अपने लिए खुद करता है। अब आगे वाले पेज पर देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या कार्य होते हैं। तो यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया का सिर्फ एक ही कार्य है, वो क्या है, इसका मुख्य कार्य ऊर्जा को एटीपी के रूप में जमा करना है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को एटीपी के रूप में जमा करके रखता है। जब जरूरत होती है उसको अलग अलग कोशिकाओं को भेजता रहता है। और ये एटीपी होता क्या है, एटीपी होता है एंडीनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। इसको हिंदी में भी एंडीनोसाइन ट्रीफॉस्फेट ही कहा जाएगा। इसमें हमें आगे यहाँ पर एक बिंदु और दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, जो मैं आपको पीछे वाले पेज पर ही बता चुका हूँ, डायग्राम में दिखा भी चुका हूँ। कोशिका का पांचवा अंगक है प्लास्टिड। प्लास्टिड को लवक भी कहा जाता है। लवक का मतलब होता है रंग। तो प्लास्टिड क्या होता है, ये केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं। इनका अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। जो प्लास्टिड हैं ये सिर्फ पादप यानी कि पेड़ पौधों की कोशिकाओं में ही होता है और इनका अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही। आगे है प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से हैं। पहला है इसमें ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हमें दिया है, यह सफेद रंग का होता है और जमीन के नीचे वाली कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का रंग जो है वो बिल्कुल सफेद होता है और पादप का वह भाग जो जमीन के नीचे होता है उनकी कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। तो पादप यानी कि पेड़ पौधों का कौन सा भाग जमीन के नीचे होता है, जड़। तो ये ल्यूकोप्लास्ट जो है जड़ों में पाया जाता है। आगे है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के बारे में दिया है, ये लाल व भूरे रंग के होते हैं और तने वाली कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है ये लाल या फिर भूरे यानी कि ब्राउन कलर के होते हैं और ये तने के साथ साथ जो टहनियां होती हैं उन सभी की कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में है, ये हरे रंग के होते हैं और ऊपरी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट का रंग जो है वो हरा होता है। ये ऊपरी कोशिकाएं जो पादप होते हैं उनकी ऊपरी कोशिकाएं यानी कि जो पत्ती होती हैं, हरा रंग जहां पर भी होता है पादप यानी कि पौधे में, वहां पर ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगले पेज पर देख लेते हैं प्लास्टिड जो होता है इसके क्या क्या कार्य होते हैं, काम होते हैं। तो यहाँ पर है प्लास्टिड के कार्य। प्लास्टिड अलग अलग प्रकार का होता है, तो उन अलग अलग प्रकार के प्लास्टिड क्या क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर है क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के क्या कार्य होते हैं। यह सूर्य तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से भोजन का निर्माण करते हैं। जो कोशिका होती है वो सूर्य की धूप और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो होती है उससे भोजन बनाती है। उसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट का कार्य। ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य होता है, यह प्रोटीन, तेल तथा वसा का भंडारण करता है। ल्यूकोप्लास्ट में प्रोटीन, तेल या फिर वसा यानी कि फैट, इन सभी चीजों का भंडारण यानी कि जमा हो जाती हैं ये सारी चीजें ल्यूकोप्लास्ट में। कोशिका का छठा और आखिरी अंगक है रसधानियां। रसधानियां जो है इसे रिक्तिका भी कहा जाता है।
रसधानियां ठोस व तरल पदार्थों का संग्राहक थैलियां होती हैं। इनका आकार पादप कोशिकाओं में बड़ा और जंतु कोशिकाओं में छोटा होता है। जो रसधानियां हैं इसमें ठोस और कुछ तरल पदार्थ जो है वो इकट्ठा होते हैं, भरे रहते हैं। उनका भंडारण करती है, स्टोर करती है, अपने अंदर इकट्ठा करती है कुछ ठोस या तरल पदार्थों को। और जो रसधानियां हैं इनका आकार पादप यानी कि जो पेड़ पौधे की कोशिकाएं होती हैं उनमें बहुत बड़ा होता है और जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें बिल्कुल छोटा होता है। आगे है एक कोशिका जीव जैसे अमीबा की रसधानियों में खाद्य पदार्थ का संग्रह होता है। जो भी जीव कोशिकाएं होती हैं, जीव कोशिकाओं में रसधानियों का काम क्या होता है? खाने की चीजें, भोजन, खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन जो है वो इकट्ठा रहता है उनमें। बात करते हैं रसधानियां या फिर कहें रिक्तिका के कार्यों की। तो यहाँ पर हमें दिया है ये विभिन्न पदार्थों के संग्रह का कार्य करती हैं, जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन आदि। रसधानियों का मुख्य काम यही होता है कि ये अलग अलग पदार्थों को संग्रह यानी कि इकट्ठा करती हैं, अपने अंदर स्टोर करती हैं। जैसे किन किन चीजों को संग्रह करती हैं ये? अमीनो अम्ल हो गया, शर्करा यानी कि चीनी या फिर ग्लूकोज कह सकते हैं हम, कार्बोनिक अम्ल हो गया या फिर प्रोटीन। इन्हीं सब चीजों को रसधानियां जो है वो संग्रह करती हैं, स्टोर करती हैं, अपने अंदर इकट्ठा करती हैं। दूसरा है कोशिका को कठोरता प्रदान करना। रसधानियों का एक मुख्य काम ये भी होता है कि ये पादप कोशिकाओं को कठोरता प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती हैं। और इसमें आगे है अतिरिक्त जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका के बाहर निकालने का कार्य भी करती हैं। अतिरिक्त जल यानी कि कोशिका के अंदर अगर ज्यादा मात्रा में जल है जो कि फालतू है या फिर कोई भी अपशिष्ट पदार्थ यानी कि कचरा है तो उसको कोशिका से बाहर निकालने का कार्य भी जो है वो रसधानियों को ही करना होता है। सभी कोशिका अंगकों को समझने के बाद अब यहाँ पर एक और मुख्य चीज आती है, राइबोसोम। जब हम अंतद्रव्य जालिका को पढ़ रहे थे तो एक शब्द आया था राइबोसोम। मैंने कहा था वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो राइबोसोम क्या होता है? यह सूक्ष्म कण है जो अमीनो अम्ल से प्रोटीन संश्लेषण करता है। सभी तरह के प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम द्वारा ही किया जाता है। जो राइबोसोम है ये बिल्कुल छोटा सा कण होता है जो अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन चाहे किसी भी तरह का हो, वो सभी प्रोटीन जो है वो किसमें बनता है? राइबोसोम में ही बनता है। इसके बाद दिया है ये अंतद्रव्य जालिका की सतह पर माइटोकॉन्ड्रिया में तथा क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। जो राइबोसोम है ये अंतद्रव्य जालिका, कौन सी वाली? खुरदरी अंतद्रव्य जालिका की सतह पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो पीला सा आपको बिंदु दिखाया था, और क्लोरोप्लास्ट में भी ये राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम्स के साथ ही हमारे पाठ के सभी विषय हो जाते हैं कंप्लीट। उम्मीद करूंगा आपको सभी विषय समझ आए होंगे। अगर आपको सभी विषय समझ आए हैं तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए